हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम 10th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने पढ़ा था नियंत्रण एवं समन्वय वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो तंत्रिका तंत्र के बारे में, ब्रेन के बारे में, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। आप उनकी पुरानी वीडियो मेरी देख सकते हैं। आज हम आगे की टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इसमें दो टॉपिक और हैं रासायनिक समन्वय के लिए, जिसमें है पादपों में समन्वय और हार्मोन्स के बारे में, और दूसरा है जंतुओं में हार्मोन्स के बारे में। तो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम इन पादपों में समन्वय और पादपों में हार्मोन्स के बारे में टॉपिक में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी जो फेस्टिवल की वजह से कुछ गेस्ट आ गए थे, इसके लिए मैं अभी वीडियो नहीं बना पाई थी। अभी मैं कोशिश करूँगी अपनी कंटिन्यू वीडियो रखने की। तो बात करते हैं आज के हम टॉपिक में पादपों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में हम पढ़ने वाले हैं कि जो पादप होते हैं उनमें जो वृद्धि है वो कैसे होती है। यानी एक तो हम इसमें वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे, साथ में है इसमें जो नियंत्रण होता है वो किन के कारण होता है। तो इस हार्मोन्स के कारण जो नियंत्रण होता है, इन हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो इनकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं, कौन से हार्मोन्स होते हैं जो इनमें वृद्धि को कम करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो आज हम इन दो टॉपिक में पादपों में समन्वय में पढ़ने वाले हैं। इसमें से पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ लेना। और साथ में अभी जो आरपीएससी है वो आगे जो भी एग्जाम होती है जिस हो रही है, उसमें नए जो टॉपिक आ रहे हैं, अभी नए टॉपिक से क्वेश्चंस को उठा रही है। तो हम बात करने वाले हैं आज कोऑर्डिनेशन प्लांट। देखो, पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही इसमें पेशियां पाई जाती हैं। तो अब कहते हैं कि इनमें कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, फिर भी वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। यानी कोई भी उद्दीपन, जैसे कोई इनके हाथ लगाता है तो किसी प्लांट्स की पत्तियां मुरझा जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं, पौधे अपना पंखुड़ियों को समेट लेते हैं। तो ये सारे उद्दीपन होते हैं, ये होने पर इनकी अनुक्रिया कैसे होती है। तो जैसे देखें कि हम जैसे छुई मुई के पादप की पत्तियों को छूते हैं तो वे मुड़ना आरंभ कर देती हैं और नीचे की ओर झुक जाती हैं। तो छुई मुई की जो पत्तियां हैं उनमें स्पर्श की अनुक्रिया है वो बहुत तेजी से गति करती है। तो ये किस कारण से होती है, इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ नीचे की ओर जाती है तथा तना ऊपर की ओर जाता है। तो इस तरह की भी इनमें गति होती है। नवोद्भिद यानी जो सीडलिंग प्लांट्स हैं, यानी नए प्लांट्स होते हैं, यानी जो बीज होता है उससे जो नया पौधा निकलता है, उसकी जो दिशिक गति है वो वृद्धि के कारण होती है। यानी इनमें जो गति होती है, यानी जड़ें नीचे की ओर और तना ऊपर की ओर जाता है, वो वृद्धि के कारण ही होता है। तो आज हम इसमें यही बात करने वाले हैं कि पादपों में कौन कौन सी गतियाँ पाई जाती हैं, और साथ में इनमें जो अंकुरण उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले इसमें हम देखें कि पादपों में जो गतियां हैं वो दो विभिन्न प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। यानी पादप कैसे करते हैं, हम तो एक ही तरह की चलना मांसपेशियों की गतियां होती हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें दो प्रकार की गतियां पाई जाती है। एक वृद्धि पर आश्रित गति होती है, दूसरी वृद्धि से मुक्त गति होती है। वृद्धि पर आश्रित गति यानी जैसे कोई प्लांट है, ये प्लांट है, इस प्लांट में जो तना है वो ऊपर की ओर वृद्धि करता है, यानी आकाश की ओर वृद्धि करता है, जबकि जो जड़ें होती हैं वो पृथ्वी के अंदर की ओर, यानी अर्थ के अंदर की ओर वृद्धि करती हैं। तो ये तो गति हो गई, कौन सी गति होती है, वृद्धि पर आश्रित गति होती है। जबकि दूसरी वृद्धि से मुक्त गति भी इसमें पाई जाती है। वो कैसे होती है कि जैसे कोई कोशिका है, प्लांट्स की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जैसे ही जल प्रवेश करता है, जल प्रवेश करके वो फूल जाती है और इसके कारण उनकी आकृति में परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन हमें अलग से दिखाई देता है। तो दूसरी वृद्धि से मुक्त गति और एक वृद्धि पर आश्रित, दो प्रकार की गतियां इनमें पाई जाती है। तो कैसे काम करती हैं, जैसे पादप है, किसी सूचना को एक कोशिका से जब दूसरी कोशिका तक संचारित करता है तो वैद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं। कौन से साधन का उपयोग करते हैं, वैद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं। जबकि जंतुओं में क्या होता है, पादप में सूचनाओं को चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते, क्योंकि हमारे लिए तो हर काम के लिए ऊतक होते हैं। जैसे मांसपेशी गति के लिए मांसपेशियों के ऊतक होते हैं, पेशी ऊतक होते हैं, तंत्रिका ब्रेन को कार्य करने के लिए तंत्रिका ऊतक होते हैं, लेकिन इनमें कोई विशिष्ट ऊतक तो होते नहीं है। लेकिन इनमें जो संचारण होता है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में वो वैद्युत रसायन साधन का उपयोग करने के कारण होता है।
पादप कोशिका में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होते, क्योंकि विशिष्ट ऊतक नहीं होते तो प्रोटीन भी नहीं होते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल देते हैं, और इससे फूलने और सिकुड़ने के कारण इनके आकार में भी बदलाव होता है। और इस प्रकार की जो गति होती है उसको बोलते हैं वृद्धि से मुक्त गति। यानी वृद्धि वाली गति नहीं होती है, इनके आंतरिक अंगों में जो गति होती है उसे वृद्धि से मुक्त गति कहते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं वृद्धि पर आश्रित गति। कौन सी वृद्धि पर आश्रित गति? ये वृद्धि के कारण गति, जिसको हम बोल सकते हैं। तो वृद्धि के कारण जो गति होती है, इसका दूसरा नाम आप ध्यान रख लेना, दूसरा नाम है इसका अनुवर्तन गति। कौन सी गति कहते हैं इसको? अनुवर्तन गति भी कहते हैं। अब आपको क्या कई बार ऐसा लगेगा कि अगर अनुवर्तन गति के बारे में पूछ लिया तो आपको लगेगा कि अरे ये तो फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया, हम कैसे इसको सॉल्व करें। लेकिन ये पादप हार्मोन का एक शब्द है जिसको आपको लर्न करना है, अनुवर्तन गति। और इसके बारे में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछने की संभावना अधिकतम रहेगी। इसमें क्या होता है, पादप एक निश्चित दिशा में जब गति करता है तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। इसमें ध्यान रखना, इसमें इस प्रकार की गति में पादप उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, क्योंकि यह वृद्धि दिशिक होती है। दिशिक मतलब दिशा के अकॉर्डिंग गति करती है। यानी जो तना होता है वो ऊपर की ओर गति करता है हमेशा, जड़ है वो नीचे की ओर गति करती है। तो इस तरह से एक ही दिशा में गति होती है, इसके कारण यह वृद्धि दिशिक होती है। इससे हमें ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है, और इसी प्रकार की गतियों को अनुवर्तन गति कहते हैं। तो कैसी गति कहते हैं इनको? अनुवर्तन गति कहते हैं। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट में लिख लेना। साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया है, इसमें मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ये अनुवर्तन गति है वो उद्दीपन के प्रति होती है और यह दिशिक होती है। ठीक है, ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन की ओर या इससे विपरीत दिशा में हो सकती हैं। यानी उद्दीपन के प्रति गति होती है जो उद्दीपन की दिशा में हो सकती हैं, या उद्दीपन के विपरीत भी हो सकती हैं। अब आगे हम देख सकते हैं कि ये जो गतियां होती हैं, अनुवर्तन गतियां हैं, वो कितने प्रकार की होती है। अनुवर्तन गतियां दिशा के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। यानी हमने देखा था दिशिक गति इनको बोलते हैं, तो दिशा के आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं। एक बोलते हैं इनको धनात्मक अनुवर्तन गति, और दूसरी होती है ऋणात्मक अनुवर्तन गति। मैंने इसका इंग्लिश वर्जन भी लिख दिया है, पॉजिटिव मूवमेंट, दूसरा नेगेटिव मूवमेंट। पॉजिटिव मूवमेंट में क्या होता है, पृथ्वी से दूर या प्रकाश की ओर जो गति होती है उसे हम धनात्मक अनुवर्तन गति कहते हैं। यानी जैसे स्टेम की गति, इसको बोल सकते हैं स्टेम, यानी गति या तने की जो गति होती है वो धनात्मक पॉजिटिव मूवमेंट वाली गति होती है। क्योंकि तना जो प्लांट है हमेशा ऊपर की ओर गति करता है, तो प्लांट में क्या गति करता है, तना गति करता है। ये हमेशा पृथ्वी से तो दूर होता चला जाता है। जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी से जैसे प्लांट ऊपर की ओर गति करेगा तो पृथ्वी से तो दूर होता चला जाएगा, और ये जो लाइट है यानी आकाश की ओर ये गति करता हुआ जाएगा। तो इस प्रकार की गति को कहते हैं धनात्मक अनुवर्तन या पॉजिटिव मूवमेंट। दूसरा होता है नेगेटिव मूवमेंट, पृथ्वी की ओर या प्रकाश से दूर गति। नेगेटिव मूवमेंट होता है जो किसमें होता है, जड़ों में होता है। जड़ के होते हैं हमेशा नीचे की ओर गति करती है। ठीक है, तो जड़ों की जो गति होती है, कैसी गति करती है जड़, हमेशा रूट्स जिनको बोलते हैं नीचे की ओर गति करती है। तो ये पृथ्वी की ओर गति करती है, लेकिन जो प्रकाश होता है उससे दूर चली जाती है। तो ध्यान रखना, जड़ में हमेशा, रूट में हमेशा नेगेटिव गति होती है, और जो तना होता है उसमें पॉजिटिव गति होती है। किसी कुछ चीज़ों के प्रति तने में नेगेटिव होती है और जड़ में पॉजिटिव गति होती है। लेकिन आपको ये दोनों जो टर्म है वो याद रखनी है। पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश, गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा को परिवर्तित करते हैं। यानी दिशिक गति किसके कारण होती है, लाइट के कारण होती है। गुरुत्व है पृथ्वी में होता है, गुरुत्व कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर होता है। तो गुरुत्व के कारण गति हो सकती है, या फिर हम बोल सकते हैं जल के कारण भी होती है, किसी केमिकल के कारण गति हो सकती है। ये सारी गति है वो दिशा में परिवर्तित कर देती हैं, और इनके कारण ये अनुवर्तन गतियां देखी जा सकती हैं। आपसे पूछ भी सकते हैं कि कौन कौन से अनुवर्तन गतियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिसमें हम प्रकाश, गुरुत्व है वो इम्पोर्टेंट है मुख्य रूप से। इसके अलावा इसमें जल, केमिकल भी हम लगा सकते हैं। तो इनके आधार पर अनुवर्तन गतियां हैं वो कई प्रकार की होती हैं। अब इनके बारे में देखिए कि जो पर्यावरणीय कारक होते हैं उनके कारण जो गतियां हैं वो कौन कौन सी अनुवर्तन गतियां होती हैं। सबसे पहली गति है प्रकाशानुवर्तन, यानी प्रकाश के कारण होने वाली गति
प्रकाशानुवर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। इसको आप याद रख लेना क्योंकि इसका डायरेक्ट इंग्लिश टर्म भी पूछ सकते हैं, प्रकाशानुवर्तन या फोटोट्रॉपिज्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फोटोट्रॉपिज्म इसको बोलते हैं। ये गति क्या होती है? जब पादप प्रकाश के कारण गति करता है तो उसे प्रकाशानुवर्तन या फोटोट्रॉपिज्म गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रख लेना, जैसे प्रोहो है, प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया करता है और जड़ इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। प्रोहो मतलब तना, स्टेम होता है, वो मैंने अभी बता दिया आपको, लाइट की ओर गति करता है, जड़ नीचे की ओर गति करती है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि तने में प्रकाश की ओर मुड़ने के कारण जो अनुक्रिया है और जड़ से दूर मुड़कर जो अनुक्रिया होती है वो कौन सी गति है, तो उसका उदाहरण हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन की गति या फोटोट्रॉपिज्म इसको कहा जाता है। दूसरी गति होती है गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रॉपिज्म गति। इसको क्या बोलेंगे? जियोट्रॉपिज्म गति इसको बोलेंगे। क्योंकि मैं इसको इंग्लिश टर्म इसलिए लर्न करा रही हूँ क्योंकि डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाते हैं। जियोट्रॉपिज्म नाम से पता चलता है, जैसे जियोग्राफी या भूगोल या पृथ्वी से की कारण गति होती है, तो किसके होती है कि पादप जब पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया के कारण जब गति करते हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी की ओर गति करते हैं, और जो हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसमें गुरुत्व ग्रेविटेशन पाया जाता है, तो उसके खिंचाव के कारण जो अनुक्रिया होती है उसे गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रॉपिज्म गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एक पादप की जड़ है वो सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि जो उसका तना है ऊपर की ओर या पृथ्वी से दूर वृद्धि करता है। अगर आपसे अपोजिट में पूछ ले तो इसका उदाहरण हो जाएगा जियोट्रॉपिज्म, यानी जो जड़ है हमेशा नीचे की ओर गति करती है, अर्थ की ओर, गुरुत्व की ओर गति करती है, जबकि जो तना है वो अर्थ से दूर गति करता है। ये उदाहरण किसका हो गया? जियोट्रॉपिज्म का या गुरुत्वानुवर्तन का। आप दोनों उदाहरण में कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना कि तना ऊपर की ओर गति करता है, ऊपर की ओर आकाश होता है तो आकाश के कारण प्रकाश की गति होती है, जड़ नीचे की ओर गति करती है, पृथ्वी में गुरुत्व होता है, तो इस प्रकार की गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। यह प्रोहोर तथा जड़ में क्रम से एपिनेस्टी तथा अधोगामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व की खिंचाव अनुवर्तन होते हैं, यानी इसको हम गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। तीसरे प्रकार की गति है इसमें रसायनुवर्तन। मैंने बताया था प्रकाश, गुरुत्व, जल, स्पर्श, रसायन, केमिकल के कारण, पर्यावरणीय कारणों के कारण गति होती है। इसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं इसको? कीमोट्रॉपिज्म। जो रसायन में परिवर्तन के कारण जब पादप किसी रासायनिक पदार्थ द्वारा गति करता है तो इस प्रकार की गति को रसायनुवर्तन या कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं, यानी रसायन से आकर्षित होता है, इस प्रकार की गति को रसायनुवर्तन या कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। इसका उदाहरण इम्पोर्टेंट है, आप इसको बहुत वेरी इम्पोर्टेंट लगा लेना। क्यों? क्योंकि ये अलग से एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है। उदाहरण, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स जो पराग नलिका होती है, जब हमारे ओव्यूल के पास आती है तो उसमें रसायन की वजह से अंदर की ओर वृद्धि करती है, उसमें अंदर जाने की ओर वृद्धि करती है। उस प्रकार की गति को कीमोट्रॉपिज्म या रसायनुवर्तन गति कहते हैं। ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे पूछ लेंगे, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना कौन सी गति का उदाहरण है? रसायनुवर्तन या कीमोट्रॉपिज्म का। चारों दे देंगे आपको, जैसे कीमोट्रॉपिज्म दे देंगे, फोटोट्रॉपिज्म दे देंगे, इसके अलावा थिग्मोट्रॉपिज्म दे देंगे आपको, जियोट्रॉपिज्म दे देंगे, और आपसे पूछ सकते हैं, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कीमोट्रॉपिज्म गति का एग्जाम्पल है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। ये रसायनुवर्तन है, कीमोट्रॉपिज्म गति का एग्जाम्पल है। अगली प्रकार की अनुवर्तन गति है हमारी स्पर्शानुवर्तन गति। कौन सी गति है? स्पर्शानुवर्तन गति, जिसको बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। इसको बोलते हैं इंग्लिश में थिग्मोट्रॉपिज्म गति भी इसको बोलते हैं। तो नाम से पता चलता है, यानी स्पर्श के कारण, किसके कारण? स्पर्श के कारण या बाहरी उद्दीपन के कारण जो गति होती है उसको थिग्मोट्रॉपिज्म गति कहते हैं। जब किसी पादप में बाहरी स्पर्श या उद्दीपन के कारण जो गति होती है उसको थिग्मोट्रॉपिज्म गति कहते हैं। जो किसी भी बाहरी स्पर्श या यांत्रिक उत्तेजना के जवाब में पौधों में दिशात्मक वृद्धि होती है, यानी पौधे जैसे भी किसी भी प्लांट से, किसी भी दूसरे प्लांट से, किसी अन्य उद्दीपन से
टच होते हैं तो उनमें जो दिशात्मक वृद्धि होती है उसे स्पर्शानुवर्तन या थिग्मोट्रॉपिज्म गति कहते हैं। इसका उदाहरण है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मटर के पौधे की गति। आप इसको एग्जाम्पल ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मटर के पौधे की जो गति है वो कौन सी है, थिग्मोट्रॉपिज्म गति का एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो बाढ़ या प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। मतलब कैसे चढ़ते हैं, जैसे कोई प्लांट है, उस प्लांट है उसके ऊपर, जैसे ये जो लता वाले प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये जैसे किसी दूसरे प्लांट को टच करते हैं, उन प्लांट को टच करने के बाद उनके सहारे सहारे ऐसे ऊपर चढ़ते हैं। तो ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है। मतलब ये जैसे ही किसी दूसरे स्टेम को या किसी भी और बाढ़ को जैसे दीवार को अगर छूती हैं तो ये उसी के सहारे सहारे स्पर्श करती हैं और इनमें ऊपर की ओर गति होती जाती है। जब किसी आधार के संपर्क में आती हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है वो तीव्रता से वृद्धि नहीं करता, बल्कि जो दूर वाला भाग होता है, यानी जो यहाँ से जुड़ा हुआ भाग है वो गति नहीं करता, ये जो दूर वाला भाग है वो अधिक मात्रा में गति करता है। तो इस प्रकार की जो गति है वो किसमें देखने को मिलती है, मटर के पौधे में देखने को मिलती है या फिर कोई दूसरे बाढ़ प्रतान वाले जो पौधे होते हैं उनमें देखने को मिलती है। तो इसके बारे में इन्होंने बता रखा है कि ये कैसे गति करते हैं, कि जब कुछ पौधे या दूसरे जो पादप होते हैं बाढ़ प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं तो ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील हो जाती हैं, और जब ये किसी आधार के संपर्क में आती हैं तो प्रतान का बहभाग जो वस्तु के संपर्क में उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है जितना कि प्रतान का बहभाग जो वस्तु से दूर रहता है। इस कारण प्रतान उस आधार के चारों तरफ जकड़ लेता है। आप इतना भी लर्न नहीं कर पाओ तो आप ये खाली इसका एग्जाम्पल याद रख लेना कि स्पर्शानुवर्तन या थिग्मोट्रॉपिज्म गति होती है वो मटर के पौधे की गति को कहते हैं। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए कि ये कौन सी गति का उदाहरण है। हमने पढ़ लिया वृद्धि के कारण गति जो होती है, यानी पर्यावरणीय प्रकार जो किरण होते हैं, प्रकाश होते हैं, उनसे जो वृद्धि होती है उसके कारण जो गति होती है। अब वृद्धि से मुक्त गति, यानी प्लांट्स में दूसरे प्रकार की गति भी होती है, वृद्धि से मुक्त गति। यह गति मुख्य रूप से इनके प्लांट्स के आंतरिक अंगों में ये गति होती है। इसमें ये गति तो करते हैं लेकिन ये जो गति होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है, इसके लिए इस गति को हम वृद्धि से मुक्त गति कहते हैं। इंग्लिश में इसको नेस्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। कौन सी गति बोलते हैं इसको इंग्लिश में, नेस्टिक, यानी वृद्धि के कारण जो गति होती है उसको तो बोलते हैं अनुवर्तन गति, लेकिन जो वृद्धि से मुक्त गति होती है उसको बोलते हैं नेस्टिक गति बोलते हैं। जब पादप कोशिकाओं की जल मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति में परिवर्तन करता है तो जिसके कारण वो फूलता और सिकुड़ता है और उसके आकार में बदलाव होता है, इसी गति को हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं या नेस्टिक गति कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया होती है, यानी उनमें तो तत्काल अनुक्रिया नहीं होती है लेकिन इस प्रकार की जो गति है उसमें तत्काल अनुक्रिया होती है उद्दीपन के प्रति, लेकिन इनमें वृद्धि के कारण कोई गति नहीं होती है। यानी ये किसी बाहरी उद्दीपन के कारण पादप के किसी भाग में जो तत्काल गति होती है वो नेस्टिक मूवमेंट होती है, यानी इनमें वृद्धि हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे उसमें दिखाई देती थी कि तना ऊपर की ओर गति करता है, जड़ नीचे की ओर गति करती है, प्रतान लिपट के गति करती है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये नेस्टिक मूवमेंट है वो कौन कौन सी गति होती है। पहला है इसमें थिग्मोनेस्टिक गति, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्पर्शानुकिंचित गति भी इसको बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है किसके कारण होती है ये गति, ये जो गति होती है वो स्पर्श के कारण होती है, इसके लिए इसको थिग्मोनास्टिक या स्पर्शानुकंचन गति कहते हैं। जैसे थिग्मोनेस्टी या स्पर्श संवेदी गति एक प्रकार की पौधों की नेस्टिक गति है। मतलब स्पर्श के कारण जो संवेदना प्लांट्स में उत्पन्न होती है, स्पर्श के कारण या कंपन के कारण होने वाली जो गति होती है उसको कहते हैं थिग्मोनेस्टिक या स्पर्शानुकिंचित गति कहते हैं, जो स्पर्श या कंपन के प्रति प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। ये गैर दिशात्मक होती है, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती है, उसमें तो दिशा थी, वो ध्यान रखना, अनुवर्तन गति दिशात्मक होती है, ये गैर दिशात्मक होती है, यानी उत्तेजना की दिशा प्रतिक्रिया की दिशा को प्रभावित नहीं करती। ये मतलब नहीं है कि इसमें उत्तेजना जहाँ हुई वहीं पे ही गति होगी, ऊपर या नीचे की ओर इसमें कहीं पर भी गति हो सकती है, तो ये गैर दिशात्मक गति होती है। इसका एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया गति। इसका सबसे अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है छुई मुई में स्पर्श
के कारण होने वाली गति। अब मैं आपको बता दूं, उसमें जो एनसीईआरटी है उसमें क्लियर नहीं दे रखा है कि ये कौन सी गति है। इसके लिए मैंने इसको पूरी तरह आपके एक नोट्स के रूप में अच्छे से तैयार करके बताया है और अच्छे से मैंने हर गति को अच्छे से आपके लिए क्लेरिफाई कर दिया है, जिससे आपको समझने में भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब आपसे अगर पूछ ले कि छुई मुई में जो स्पर्श की अनुक्रिया की गति है, या तो ये पूछ सकते हैं ये कौन सी गति है, तो एक तो इसको आप बता सकते हो ये है वृद्धि से मुक्त गति। कौन सी गति है ये? वृद्धि से मुक्त गति है। और अगर वृद्धि से मुक्त गति है तो इसको इसके अंदर अगर आपसे पूछ ले तो पूछ सकता है ये कौन सी है? थिग्मोनेस्टिक गति। कौन सी? थिग्मोनेस्टिक गति या स्पर्शानुकंचन किंचित गति इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? स्पर्श के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया होती है। जैसे आप कैसे, छुई मुई का पौधा है, छुई मुई के पौधे को आप जैसे ही छूते हो, जैसे आपने इसमें हाथ लगाया, टच किया, तो इसकी जो पत्तियां है वो अंदर की ओर सिकुड़ जाती हैं। ऐसे सिकुड़ के ये पौधा बिल्कुल एक कहते हैं ना, एक स्टेम के रूट की तरह, स्टेम की तरह दिखाने देता है। ये एक अनैच्छिक या स्वचालित गति है। इसको हम कौन सी गति बोलते हैं? अनैच्छिक या स्वचालित गति है बोलते हैं, जो कोशिकाओं में स्फीत दबाव के नुकसान के कारण होती है। यानी जो कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर जो जल प्रवेश करता है उनमें के कारण जो स्फीति ट्रजर प्रेशर या स्फीति दबाव इनमें लगता है, उसके कारण उनमें गति होती है, जो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पत्तियां बंद हो सकती हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लगा लेना इसको, पूरा इंपॉर्टेंट, और इसको लर्न भी कर लेना, क्योंकि इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आप ऐसे प्लांट का नाम बताओ जिसमें स्पर्श के कारण गति होती है, तत्काल अनुक्रिया होती है, अनैच्छिक या स्वचालित गति है, स्फीति दबाव में नुकसान के कारण होती है, जिसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, बंद हो जाती हैं। कौन सी गति हो गई? थिग्मोनेस्टिक गति हो गई। और छुई मुई में ये गति होती है। इसके अलावा ये जो इसमें दूसरी गति होती है वो कंपन के कारण भी होती है। यानी छुई मुई में तो होती है स्पर्श के कारण गति, जिससे इसकी जो कोशिकाएं हैं उनमें स्फीति दबाव के कारण ये गति होती है। दूसरी प्रकार की गति है कीटभक्षी पौधों में ये गति होती है। कीटभक्षी पौधे कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो कीटों को खाते हैं। कीटों को खाने वाले जो प्लांट हैं उनको हम बोलते हैं कीटभक्षी प्लांट बोलते हैं। ये क्यों खाते हैं कीटों को? अपने नाइट्रोजन और प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं। तो कीटभक्षी जो पौधे होते हैं उसमें गति होती है, वो भी वो कंपन के कारण होती है ना। जैसे कीट इनके टच होते हैं उनमें कंपन होता है, उनके कारण उनमें गति होती है। और ये भी थिग्मोनेस्टिक गति का ही एग्जाम्पल है। इसका उदाहरण है जैसे बीनस फ्लाई ट्रैप पादप। ये कीटभक्षी पादप है, बीनस फ्लाई ट्रैप पादप, जिसमें क्या है, कीट पंखों को छूते हैं तो पौधा तुरंत बंद हो जाता है और कीट अंश के अंदर चले जाते हैं। जैसे ये प्लांट ऐसे होता है, इस तरह से ये जो प्लांट होता है, इस प्लांट में जैसे ही कीट आया, कीट ने इसको छुआ, कीट को छूने के साथ ही ये कीट इसके अंदर गया और प्लांट पूरा बंद हो जाता है और कीट का भक्षण कर लेता है। तो इसमें कीटभक्षी पौधों में गति किसके कारण होती है? कंपन के कारण होती है। एग्जाम्पल बीनस फ्लाई ट्रैप पादप। दूसरा है डायोनिया या ड्रोसेरा, इसको बोलते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, याद रखना। स्पर्श से प्रेरित होकर पत्तियां या स्पर्शक कीट को पकड़ने के लिए झुक जाते हैं। यानी पत्तियां, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो नीचे की ओर झुक जाती हैं और जैसे कीट इसके अंदर आता है वो इनको भक्षण इसका कर लेती हैं। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, इसको आपको लर्न करना है। आगे हम पढ़ने वाले हैं, आगे कौन सी दूसरी गति है इसमें? फोटोनेस्टिक गति। ठीक है, फोटोनेस्टिक, जिसको प्रकाशानुकिंचित गति भी कहते हैं। जैसे उसमें अनुवर्तन में पढ़ा था वैसे ही इसमें है कि जो गति प्रकाश की रिएक्शन या प्रकाश की गति के कारण होती है, अभिक्रिया के कारण होती है, वो होती है फोटोनेस्टिक गति या प्रकाशानुकंचित गति होती है। लेकिन उसमें तो हमने देखा था कि तना प्रकाश की ओर गति करता है, जड़ प्रकाश से दूर गति करती है। लेकिन इसमें जो प्रकाश की अभिक्रिया है वो किसके के कारण क्या होता है? ये प्रकार की गति पुष्पों में पाई जाती है। फोटोनेस्टिक गति किसमें देखने को मिलती है? पुष्पों में देखने को मिलती है, फ्लावर्स में देखने को मिलती है, जो कि रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत मंद होती है। वो कैसे होती है? जैसे दिन है, दिन में जो फ्लावर है वो ओपन होते हैं, वो प्रकाश की उपस्थिति के कारण ओपन होते हैं। रात में फ्लावर्स क्लोज हो जाते हैं, वो प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण क्लोज हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार की गति का उदाहरण है फोटोनेस्टिक गति। अब मैंने आपको गति के बारे में पूरा पढ़ा दिया कि कैसे कौन सी गति आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करके और मैंने आपको अच्छे से बता दिया ताकि कोई भी एग्जांपल आए, आपका एक भी क्वेश्चन
गलत नहीं हो पाए। मैंने जितना पढ़ाया है आप उसको अच्छे से अपने नोट्स बना लेना, चाहे आप मेरे नोट्स की पीडीएफ निकलवा लेना और अपने हाईलाइट करके 3 से 4 बार पढ़ लेना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम आगे बात करने वाले हैं, इसी में पादप हार्मोन की बात करने वाले हैं। पादप हार्मोन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से कई बार पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, पादप हार्मोन जिसे हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन, ये भी पादपों में समन्वय का कार्य करता है। वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में ये सहायता करते हैं। यानी पौधों की वृद्धि करो, पौधों में विकास हो, और या फिर पादप जो भी पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं वो सब उनमें जो समन्वय बिठाते हैं वो कौन से होते हैं? पादप हार्मोन बिठाते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है, मतलब जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ पर ये संश्लेषण नहीं होते हैं, वहाँ से दूर संश्लेषित होते हैं और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। कौन सी क्रिया के द्वारा पहुंचते हैं हार्मोन? साधारण विसरण क्रिया के द्वारा। जैसे प्लांट है, इस प्लांट के टिप पर अगर किसी हार्मोन का संश्लेषण होता है तो यहाँ पे वो क्रिया नहीं करता है, वो यहाँ से विसरण के द्वारा नीचे तने पर पहुंच जाता है, पत्तियों में पहुंच जाता है और वहाँ पर ये अपना कार्य दिखाते हैं। तो जब वृद्धिकर्ता पादप प्रकाश को संसूचित या डिटेक्ट करता है, यानी जब कोई प्लांट वृद्धि कर रहा है, प्रकाश से डिटेक्ट हो रहा है, प्रकाश से कांटेक्ट बना रहा है, तब इनका संश्लेषण होता है। ये लाइन इसमें बता रखी है। ठीक है, अब हम देखते हैं हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं। प्लांट हार्मोन के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ेंगे क्योंकि पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, प्लांट हार्मोन में हम देखें तो पादप हार्मोन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वृद्धि नियामक, ग्रोथ रेगुलेटर जिनको बोलते हैं, दूसरे होते हैं वृद्धि संदमक या ग्रोथ इनहिबिटर इनको बोलते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर यानी वृद्धि करने वाले, यानी प्लांट्स में वृद्धि को गति देने वाले हार्मोन होते हैं, वो होते हैं वृद्धि नियामक हार्मोन। दूसरे ग्रोथ इनहिबिटर यानी वृद्धि को संदमित कम करने वाले, जैसे प्लांट है उसका जो सीड्स है वो डोर्मेंसी अवस्था में जाता है तो वृद्धि संदमक हो गई, वृद्धि की कमी हो गई, तो वृद्धि को कम करने वाले हार्मोन इनको बोल सकते हैं वृद्धि संदमक हार्मोन। यानी प्लांट से पत्तियों को गिरना, उनकी वृद्धि को कम करते हैं, ये सब जो काम करते हैं वो ग्रोथ इनहिबिटर्स या वृद्धि संदमक करते हैं। आपको इनके एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से लर्न करने हैं कि वृद्धि नियामक के कौन कौन से हैं और वृद्धि संदमक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। प्लांट हार्मोन की ये जो टेबल है आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है, जिसमें वृद्धि नियामक ग्रोथ रेगुलेटर में है, दूसरे ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं। ग्रोथ नियामक हार्मोन्स हैं, उनमें एक तो आता है ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ये तीनों हार्मोन आपको याद करनी है। एजीसी, कौन से? एजीसी हार्मोन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये वृद्धि नियामक हार्मोन के उदाहरण हैं। दूसरे हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स, एएआई, इसको बोल सकते हैं हम एएआई, एब्सिसिक अम्ल, एवीए जिसको बोलते हैं, दूसरा है एथिलीन। यहाँ पे ऐसे लर्न कर सकते हैं, एईआई बोल सकती हूँ या एएआई इसको बोल सकते हैं। तो 2 हार्मोन हैं वो वृद्धि संदमक होते हैं, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, जबकि 3 हार्मोन है एजीसीआर, वो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, वो वृद्धि नियामक हार्मोन होते हैं। अब एक एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। इसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सीनियर सेकेंडरी वाली बुक से भी उठाए हैं, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सीनियर सेकेंडरी लेवल की बुक से भी वो उठा रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स हमने उसमें से लिए हैं। ऑक्सिन की खोज सबसे पहले हम देखें तो इसकी खोज एफ.डब्ल्यू. बेंट ने की थी। किसने की थी इसकी खोज? एफ.डब्ल्यू. बेंट ने की थी। और किसमें? जई के पौधे के शीर्ष भाग में इसकी खोज की गई थी। जई का जो प्लांट होता है उसके अंदर इसको खोजा था। इसका संश्लेषण कहाँ होता है? इसका संश्लेषण प्रवाह के जो अग्रभाग है यानी टिप जो होता है उसमें ये संश्लेषित होता है। यानी जो प्लांट होता है, प्लांट में जो सबसे तने का जो ऊपरी भाग होता है, इस भाग में ऑक्सिन का निर्माण होता है, यानी टिप भाग में ऑक्सिन का निर्माण होता है, तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धि में सहायता के लिए कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन पाया जाता है। जब पादप पर एक और प्रकाश आ रहा है तो ऑक्सिन विस्तृत होकर प्रवाह के छाव वाले भाग में आता है। अब देखो, आप जैसे ही प्लांट है उसको कहते हैं ना टिप वाले भाग में इसका संश्लेषण होता है, तो इस वाले भाग में सबसे ज़्यादा प्रकाश लाइट है वो सबसे ज़्यादा इसी भाग पर पड़ेगी। जैसे ही इसका संश्लेषण होता है, प्लांट के इस भाग में प्रकाश आ रहा है तो वो नीचे की ओर गति कर जाता है। कौन? ऑक्सिन हार्मोन है वो नीचे की ओर गति कर जाता है, तो छाया वाले भाग में ये चला जाता है।
प्रवाह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीप्त करता है। यानी इंपॉर्टेंट लाइन लगाना कि ये एक तो क्या काम करता है, सबसे पहले तो इसका संश्लेषण प्रवाह के टिप भाग में होता है और वहां से ये छाया वाले भाग में आ जाता है। दूसरा, इसका जो सांद्रण है वो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीप्त करता है। यानी लंबाई में, यानी प्लांट की जो लंबाई में वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है, ऑक्सीजन के कारण होती है। इससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि प्लांट की ओर वृद्धि करता है तो ये इस तरह से प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। मुख्य रूप से ये पुरानी व जो परिपक्व पत्ती व फलों के जो बिलगन है उसको बढ़ावा देता है। यानी पत्तियां जैसे पुरानी हो जाती हैं वो टूटती हैं, और इसके अलावा फल पक जाते हैं वो टूट के नीचे गिरते हैं, वो किसके कारण होते हैं, ऑक्सीजन के कारण होते हैं। उच्च पादपों में वृद्धि करती अग्रस्त कलिका पार्श्व कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि को अवरोधित कर देती है, जिसे एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना कि एपिकल डोमिनेंस है वो कौन से हार्मोन के कारण होती है, ऑक्सीजन के कारण होती है। ये सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि एपिकल डोमिनेंस ऑक्सीजन के कारण होती है, लेकिन ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस होती क्या है। ये जो प्लांट्स होती हैं, प्लांट्स जो से होती हैं वो जैसे जैसे पुराना होता है वृद्धि करता है तो इसकी जो ऊपर की ओर वृद्धि करता है, ठीक है। और जो द्वितीयक वृद्धि के कारण जो ये मोटाई में वृद्धि होती है, इस वृद्धि को कम करके ये इसकी वृद्धि को बढ़ाती है, इसी को एपिकल डोमिनेंस करते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रख लेना इसके। एग्जाम्पल मैंने सीनियर सेकेंडरी लेवल के एनसीईआरटी से लिए हैं। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये इसका सबसे नेचुरल ऑक्सीजन इसको बोलते हैं, इसका उदाहरण है प्राकृतिक हार्मोन। और नेप्थेलिन एसिटिक एसिड और 2,4-D या 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये दोनों कृत्रिम ऑक्सीजन के नाम से जाने जाते हैं। कौन है ये, कृत्रिम ऑक्सीजन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हमने ऑक्सीजन के बारे में देख लिया, इसके कार्य भी देख लिया कि कहाँ संश्लेषण होता है, ऑक्सीजन टिप में संश्लेषित होता है, मुख्य रूप से कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि का काम करता है। इसके एग्जाम्पल्स आप याद रखना, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल जो नेचुरल ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है, और नेप्थेलिन एसिटिक एसिड और 2,4-D जो मुख्य रूप से कृत्रिम ऑक्सीजन के नाम से जाने जाते हैं। और ये तो है मुख्य रूप से खरपतवार, जो जैसे खरपतवार बन जाती है ना फल में, फसलों में, उसको नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब हम आगे दूसरा हार्मोन देख लेते हैं। अगला हार्मोन है, हमने पढ़ा था वृद्धि करने वाला हार्मोन है, उसमें है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन इसको बोल सकते हैं। ये भी एक तरह का पीजीआर यानी ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन ही है, जिसे जीए या जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं। यानी जिब्रेलिन को जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं। तो नाम से पता चल रहा है कि जिब्रेलिक एसिड है, यानी जिब्रेलिक अम्ल बोलते हैं। तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड है तो अम्लीय प्रकृति होगी। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज ई कुरोसावा एक जापानी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने चावल के धान यानी चावल के पौधे में की थी। उन्होंने देखा था कि चावल के पौधे में एक रोग उत्पन्न हो गया, बैकेन, ठीक है, जो किसके कारण होता है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई के कारण होता है। कौन से कवक के कारण होता है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक के कारण होता है। और इसी कवक में उन्हें जिब्रेलिन की पहचान की थी। तो आप इसमें ज़्यादा भी याद रखो तो इतना याद रख लेना कि जिब्रेलिन की खोज ई कुरोसावा जापानी वैज्ञानिक ने की थी धान के पौधे में, और जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक के अंदर जिब्रेलिन पाया जाता है। आप जिब्रेला ना, जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना जिब्रेलिन कौन से कवक से पहचाना जाता है, तो जिब्रेला नाम से पता चल रहा है, जिब्रेलिन यानी जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये पौधों में एक व्यापक दायरे की कार्य की अनुक्रिया देते हैं, यानी फिजियोलॉजी के लिए ये मुख्य रूप से काम में आता है। कौन, जिब्रेलिन, यानी फिजियोलॉजी, प्लांट्स की फिजियोलॉजी के लिए काम आता है। अक्ष की लंबाई बढ़ाने में क्षमता रखते हैं, जैसे अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ाने में प्रयोग किए जाते हैं। जिब्रेलिन मुख्य रूप से फलों को लंबा बनाते हैं, जैसे सेब जैसे फल है ना, उनको भी जो हमारे आकार में वृद्धि करते हैं ना, वो जिब्रेलिन के छिड़काव किया जाता है, उसके कारण ये करते हैं। इसके अलावा ये जरावस्था को रोकते हैं ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रह सकते हैं। यानी ये जो बिलगन की अवस्था है उसको कम करने का काम करते हैं। जीए के मुख्य रूप से माल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए भी उपयोग किया जाता है, यानी शराब उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी में काम आता है। इसके लिए 3-4 इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसके अलावा ये
गन्ने गन्ने में मुख्य रूप से काम करता है। ये भी पूछ सकते हैं आपकी कि जो गन्ने के तने में मोटाई या उसकी शुगर बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है, जिब्रेलिन का यूज किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट चीनी शर्करा के रूप में एकत्र रहता है और गन्ने की खेती में जिब्रेलिन छिड़कने पर तने की लंबाई में वृद्धि होती है। इसके अलावा जिब्रेलिन चुकंदर, पत्ता गोभी व अन्य रोजेटी स्वाब वाले जो पादप है उसमें बोल्टिंग को बढ़ा देता है, जिससे पुष्पन से पहले अंतः पर्व का दीर्घीकरण होता है। प्लांट अब जैसे पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी में तना नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट पत्तियों में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे चुकंदर में होता है। तो इनमें बोल्टिंग प्रभाव उत्पन्न होता है। इसको क्या कहते हैं, पुष्पन से पहले ही अंतः पर्व का दीर्घीकरण हो जाता है। इसे बोल्टिंग प्रभाव कहते हैं, जो जिब्रेलिन के कारण देखा जाता है। इसके अलावा ये ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में भी सहायक होता है और ये पुष्पन को भी बढ़ावा देता है। क्या देता है, ये पुष्पन को बढ़ावा देता है। तो आप इसके 2-3 पॉइंट लर्न कर लेना, ज़्यादा भी नहीं। तो एक तो ये फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, जैसे सेब जैसे फलों के लिए जिब्रेलिन्स का यूज किया जाता है, जरा अवस्था को रोकता है। और दूसरा, ये गन्ने के तने में कार्बोहाइड्रेट शुगर को बढ़ाता है। इसके अलावा ये बोल्टिंग प्रभाव उत्पन्न करता है और तने की वृद्धि में भी सहायक होता है। तीसरा हार्मोन है हमारा जो वृद्धि रेगुलेटर हार्मोन है, ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है, वो है साइटोकाइनिन। जब नाम से पता चल रहा है, साइटोकाइनिन यानी कौन सी प्रोसेस को बढ़ावा देता है, कोशिका विभाजन की प्रोसेस को बढ़ावा देता है। ये ध्यान रखना, इसका इम्पोर्टेंट है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इसको सबसे पहले किसने देखा था, एफ स्कूक करके एक वैज्ञानिक हुए थे। इन्होंने तंबाकू के तने में देखा था। इसको तंबाकू के तने के बीच में जो इंटरनोड्स होते हैं ना, उनमें देखा था, ठीक है। लेकिन इसकी खोज की थी मिलर एट ऑल ने। मिलर एट ऑल ने साइटोकाइनिन को सबसे पहले किसको मिला था, मिलर एट ऑल को मिला था, जिसने साइटोकाइनोसिस को बढ़ावा देने वाले इस तत्व को पहचाना और इसको काइनेटिन नाम दिया था। क्या नाम दिया इन्होंने, साइटोकाइनिन जो हार्मोन मिला था उसको काइनेटिन नाम दिया था। तो आपसे ये पूछ सकते हैं काइनेटिन कौन से हार्मोन का नाम है, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन ऐसे दे देंगे आपको, तो आपको बताना है साइटोकाइनिन का नाम है। ये लाइन इसमें बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका कार्य है, ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और इसलिए ये उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र गति से होता है वहाँ पर ये पाया जाता है। कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन। विशेष रूप से फलों, बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। इसके अलावा मूल, शिखाग्र, विकासशील प्रौढ़ कलिकाएं और तरुण फल में ये पाया जाता है। यानी मुख्य रूप से मतलब जो यंग बर्ड्स होती हैं, यंग पत्ती है, यंग बर्ड्स हैं या कलिकाएं हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें ये अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि उन्हीं में कोशिका विभाजन की क्रिया अधिक होती है। पुराना प्लांट होता है उनमें तो जरावस्था आ जाती है, एजिंग की प्रोसेस चालू हो जाती है। तो नए प्लांट्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें कोशिका विभाजन की क्रिया ज़्यादा होती है। प्राकृतिक साइटोकाइनिन के रूप में जियाटिन की खोज की गई है। तो ये हमने ऊपर देखा था, मिलर एट ऑल ने काइनेटिन नाम दिया, जो कि एक कहते हैं कृत्रिम साइटोकाइनिन था, लेकिन प्राकृतिक साइटोकाइनिन के रूप में जियाटिन हार्मोन की खोज की गई। कौन से हार्मोन की, जियाटिन नाम दिया गया साइटोकाइनिन को। ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको लर्न कर लेना। इसके अलावा प्राकृतिक साइटोकाइनिन उन क्षेत्रों में संश्लेषित होता है जहाँ तीव्र कोशिका विभाजन होता है, यानी ये प्लांट्स के अंदर भी वही होगा जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है। साइटोकाइनिन शिखाग्र प्रधानता से छुटकारा दिलाता है। क्या करता है, जैसे हमने देखा था ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को या शिखाग्र प्रधानता को बढ़ाता है, साइटोकाइनिन उसे दूर करने का काम करता है, इसलिए इसे एंटीऑक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंटीऑक्सिन हार्मोन का उदाहरण है साइटोकाइनिन, इसे एंटीऑक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। ये पोषकों के संचरण को बढ़ावा देते हैं, जिससे पत्तियों की जरावस्था को देरी करने में मदद देती है। यानी पत्तियों में देरी से एजिंग प्रोसेस आती है और पत्तियां टूटने से बच जाती हैं प्लांट से। तो ये सब कौन से उदाहरण थे जो वृद्धि की में सहायता करते हैं, प्लांट्स में वृद्धि में सहायता करने वाले हार्मोन थे। 3 देख लिए हमने, उनके कार्य देख लिए, उनका संश्लेषण देख लिए कहाँ पे होता है, उनके नाम देख लिए, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। अब कुछ 2 हम ऐसे हार्मोन भी पढ़ने वाले हैं जो पादपों में वृद्धि के संदुमन के लिए, यानी वृद्धि को कम करने के लिए, उनको
वृद्धि छुपाने के लिए काम में आते हैं। उन हार्मोन को हम वृद्धि संदमक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कहते हैं, जिसमें दो हार्मोन है, एब्सिसिक अम्ल जो इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है वृद्धि संदमक हार्मोन में, दूसरा इथाइलिन हार्मोन है। एब्सिसिक अम्ल के बारे में हम पहले पढ़ते हैं, जिसे AVAV कहते हैं। ये एक सामान्य पादप वृद्धि तथा पादप उपापचय का निरोधक कार्य करता है। मतलब पादप में जो भी मेटाबॉलिज्म होती है, पादपों में जो भी क्रिया होती है, उसको कम करने का काम करता है, यानी बीज की अंकुरण को निरोध करता है। मतलब बीज ऐसे जैसे सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है ना, कि उसमें कोई अंकुरण नहीं होता है, वृद्धि नहीं होती है, तो वो किसके कारण होता है? AV हार्मोन के कारण होता है। इसके अलावा ये रंध्रों के स्टोमेटा को क्लोज करने में भी सहायता करता है, जिसके कारण पादपों से अधिक जल की हानि नहीं हो पाती है। पौधों के विभिन्न प्रकार के तनावों को सहने हेतु क्षमता प्रदान करता है, इसी कारण इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तनाव हार्मोन किसे कहते हैं? एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। क्यों? जैसे प्लांट है, प्लांट में अभी किसी कारण से उसको प्लांट को पानी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो पानी नहीं मिलने के बाद भी प्लांट अच्छे से अपनी जगह पे खड़ा रहता है, अपनी क्रियाएं करता है। वो किसके कारण होता है? उसमें AV हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में तनाव को कम करने का काम करता है। इसके अलावा ये बीज के विकास, परिपक्वता, प्रसुप्ति आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रसुप्ति को प्रेरित करने द्वारा AVA बीज को जल शुष्कन तथा वृद्धि के लिए अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव करता है। यानी ये मुख्य रूप से सीड डोरमेंसी का काम करता है, यानी जो प्रसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है प्रतिकूल परिस्थितियों में बीज, वो AVA हार्मोन के सिक्रेशन के कारण होता है। बहुत सारी परिस्थितियों में AVA GAS के लिए एक विरोधक की भूमिका निभाता है, जिसके कारण इसे एंटी जिबरेलिन हार्मोन भी कहते हैं। जैसे हमने देखा था कि जिबरेलिन हार्मोन है, बीजों में अंकुरण को बढ़ाता है, उपापचय की गति को बढ़ाता है, वैसे ही जो AVA हार्मोन है वो उपापचय गति को कम करता है, सीड डोरमेंसी को बढ़ाता है। इसके कारण इसे एंटी जिबरेलिन हार्मोन कहते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंटी जिबरेलिन हार्मोन का उदाहरण है AVA या एब्सिसिक एसिड। इसके अलावा पत्तियों का मुरझाना भी इसके प्रभावों में सम्मिलित है। इसके कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं और उनमें बाष्पोजन की क्रिया नहीं हो पाती है, जिससे के कारण सबसे अधिक पानी की हानि नहीं होती है। तो हमने देख लिया वृद्धि संदमक के रूप में ये काम करता है, और इसमें 2-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो आपको लर्न करते हैं। आप सोचेंगे कि मैम आपने इतने सारा बता दिया। भाई इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपकी NCERT 10th की में इतना अच्छे से नहीं दे रखा है। अभी जो आ रहे हैं क्वेश्चंस वो सीनियर सेकेंडरी लेवल से भी ऐड करके आ रहे हैं। तो आपको NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे दिए हुए, वो भी मैंने आपको इसमें से बता दिए। तो ये 2-3 लाइन, जिनमें ज़्यादा भी नहीं तो आप जो मैंने हाईलाइट कर रखी है उनको तो आपको पढ़ना ही है। दूसरा हार्मोन है वृद्धि संदमक के रूप में हमारे एथिलीन हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा है वृद्धि संदमक के रूप में देखें तो? एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन होता है, यह एकमात्र एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय हार्मोन है। ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं गैसीय हार्मोन का उदाहरण है। एकमात्र ऐसा हार्मोन है प्लांट्स में जो गैसीय हार्मोन है, कौन सा? एथिलीन हार्मोन, जो साधारण गैसीय PGR है। ये जरावस्था को प्राप्त होते ऊतकों तथा पकते हुए फलों के द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित किया जाता है। हम कहते हैं ना प्लांट्स जो फल होते हैं हमारे, जैसे ऑरेंज है, कुछ दिन के बाद सड़ जाती है, रखते हैं तो। केला है, 1-2 दिन के बाद रखो तो वो सड़ने लग जाता है। एक फल को दूसरे फल के पास रख दो तो वो एक दूसरे से खराब हो जाते हैं। ये सब किसके कारण होता है? क्योंकि इनमें जो एथिलीन गैसीय हार्मोन होता है उसके कारण फल अधिक पकने लग जाते हैं, और जिसके कारण धीरे धीरे वो खराब हो जाते हैं। तो जरा अवस्था को प्राप्त होता है, यानी फलों को पौधों से अलग करने के लिए। और पकते हुए फलों में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है सबसे ज़्यादा, कि एथिलीन कहाँ पाया जाता है? पकते हुए फलों में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। जरावस्था में बिलगन की मुख्य पत्तियों व फूलों में बढ़ाते हैं, यानी पत्तियों को तोड़ने, फूलों को अलग करने में जैसे तुरंत प्लांट से अलग हो जाते हैं ना, अपने आप गिर जाते हैं, वो एथिलीन के कारण होते हैं। फलों को पकाने में बहुत प्रभावी है। फलों के पकने के दौरान इनमें श्वसन की दर की वृद्धि करता है। फल जो पकते हैं, हम कहते हैं ना फल पकते हैं, तो फल जैसे होता है हमको होते हैं ना कि अभी जो फल है वो
जो केमिकल से पकाए जाते हैं वो एथिलीन के कारण ही पकाए जाते हैं। इनमें क्या होता है कि फल जब जैसे ही इनमें ये केमिकल एथिलीन के रूप में काम करता है, इनके फलों की श्वसन की दर बढ़ जाती है और इसके कारण वो जल्दी पक जाते हैं। इस बढ़त को क्या बोलते हैं? क्लाइमेटिक श्वसन बोलते हैं। कौन सा श्वसन बोलते हैं? क्लाइमेटिक श्वसन बोलते हैं। इसके अलावा एथिलीन बीज तथा कलिका प्रसुप्ति को भी तोड़ता है, मूंगफली के बीज में अंकुरण को शुरू करता है, आलू के कंदों को भी अंकुरित करता है। यानी एक तरह से देखें तो ये बीज और कलिका प्रसुप्ति को तोड़ने का काम करता है और अंकुरण शुरू करता है। यानी कहते हैं जैसे आपने मूंगफली है, मूंगफली को या फिर कोई भी स्प्राउट है उसको पानी में भिगो दिया, पानी में भिगोते ही वो अंकुरित हो जाते हैं। वो किसके कारण होते हैं? एथिलीन के कारण होते हैं। ताकि आप कभी देखना उस पानी में वो पानी गर्म होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो एथिलीन हार्मोन है वो बाहर निकलता है, जिससे उसमें गैस बाहर निकलती है और वो अंकुरण हो जाते हैं। तो यह कलिका प्रसुप्ति को शीट डोरमेंसी को तोड़ने का काम करता है। पत्तियों और प्रवाह के ऊपरी भागों को पानी से ऊपर रखने में मदद करता है। ये कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला पीजीआर है। और कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला कौन सा एथिलीन कौन सा है? एथीफॉन के रूप में यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सा किया जाता है? एथीफॉन के रूप में। ये सीनियर सेकेंडरी लेवल की एनसीईआरटी में दे रखा है। एथीफॉन टमाटर व सेब के फलों को पकाने की गति को बढ़ा देता है, फूलों व फलों में बिलगन को तीव्र कर देता है। यानी मुख्य रूप से कपास, चेरी, अखरोट आदि सब में ये बिलगन का काम करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा भी याद नहीं रखा होगा तो आपको 2 या 3 चीज़ याद रखनी है। या क्या रखना है कि एथिलीन हार्मोन एक गैसीय हार्मोन है और जरावस्था में काम आता है। साथ में ये पके हुए फलों में पूछ सकते हैं कौन सा हार्मोन है, तो एथिलीन हार्मोन होता है। इसके अलावा कौन सी दर बढ़ा देता है? श्वसन की दर को बढ़ाने का काम करता है, यानी क्लाइमेटिक श्वसन के लिए इम्पोर्टेंट है। और कृषि में ये सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला हार्मोन है और इसका उदाहरण है एथीफॉन। ये आप याद भी रख लो तो रख लेना, हालांकि इतना नहीं पूछा जाएगा। और मुख्य रूप से टमाटर जो सेब है या कोई भी फल है उसको पकाने में ये कौन सा हार्मोन काम आता है? एथिलीन हार्मोन काम आता है। तो फ्रेंड्स आज हमने देख लिया, हमने पादपों में समन्वय पूरा देख लिया, जिसमें हमने देखा था कि वृद्धि के कारण देख लिए, वृद्धि में कौन कौन सी प्रकार की गतियां हैं जिनके एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सब देख लिया। पादप हार्मोन को हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा भी नहीं पढ़ पाओ तो आप जो भी मैंने हाईलाइट किया है वो तो आप पढ़ ही सकते हो। और उसमें हमने चारों हार्मोन ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन सबके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स आपको अब हम कल की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं जंतु हार्मोन के बारे में, यानी जंतुओं में समन्वय के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही नियंत्रण में समन्वय वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अगला इसके 2 या 3 टॉपिक और रहे हैं बायोलॉजी के, वो उसको कंप्लीट करेंगे और फिर हम फिजिक्स वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं वैसे ही इस पे वीडियो बना देती हूँ। और आप अपने मैं नहीं चाहती कि आप अगर अपने नोट्स बनाने को भी आपके पास टाइम नहीं है तो मेरे नोट से आप अच्छे से पढ़ लो 3-4 बार, फिर लास्ट में आपके शॉर्ट नोट्स बना लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएँ। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।